नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जियोग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब सिर्फ नदियों से नहीं होता, बल्कि यह पूरे उस सिस्टम को दर्शाता है जिसमें पानी पृथ्वी की सतह पर फ्लो करता है। जब बारिश होती है तो पानी इधर उधर बहता हुआ छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनाता है और ये स्ट्रीम्स मिलकर बड़ी नदी बनाते हैं। अंत में ये नदियां किसी लेक, सी या ओशन में जाकर मिलती हैं। यही पूरा सिस्टम ड्रेनेज कहलाता है। अब जरा सोचो, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम न होता तो पानी इकट्ठा हो जाता और जीवन संभव नहीं होता। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम केवल जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि यह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। ड्रेनेज को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड। ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जहां का सारा पानी एक ही रिवर सिस्टम में जाता है, और वाटर डिवाइड वो ऊंचा एरिया होता है जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है। जैसे पहाड़ या ऊंची भूमि पानी के फ्लो को अलग अलग दिशाओं में बांट देती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ड्रेनेज पैटर्न्स। ये बताते हैं कि रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज किस तरह से अरेंज्ड हैं। उदाहरण के लिए, डेंड्रिटिक पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, ट्रेलिस पैटर्न जाल की तरह होता है, और रेडियल पैटर्न में नदियां एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर की ओर फैलती है। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि लैंड स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम बहुत वास्ट और डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ की रिलीफ, क्लाइमेट और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है। इसी वजह से भारत में दो मेजर रिवर सिस्टम्स पाए जाते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। भारत का ड्रेनेज सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती है, पूरे साल बहती है और ग्लेशियर्स तथा रेनफॉल से जल प्राप्त करती है। ये नदियां लंबी, तेज प्रवाह वाली और अधिक सेडिमेंट ले जाने वाली होती है। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स दक्षिण भारत के प्लेटो से निकलती है, अधिकतर रेनफॉल पर निर्भर होती है और सीजनल होती है। इनका प्रवाह धीमा और मार्ग स्थिर होता है। दोनों सिस्टम्स में ओरिजिन, फ्लो और नेचर के आधार पर स्पष्ट अंतर पाया जाता है। बच्चों, अब हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नदियों के समूह यानी हिमालयन रिवर्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये नदियां केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यता, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और जीवन का आधार है। हिमालयन रिवर्स में मुख्य रूप से तीन बड़ी नदियां आती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पेरेनियल रिवर्स होती है, यानी ये पूरे साल बहती रहती है। इसका कारण ये है कि इनका पानी दो सोर्सेस से आता है, एक रेनफॉल और दूसरा ग्लेशियर्स के मेल्टिंग स्नो से। इसलिए इन नदियों में कभी पानी की कमी नहीं होती। अब अगर हम इनके फ्लो को समझें तो ये नदियां बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं। ये हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं और हजारों किलोमीटर बहकर अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं। अपने अपर कोर्स में ये नदियां बहुत तेज बहती हैं और गहरे गहरे वैलीज और गॉर्जेस बनाती हैं। यहाँ पर इरोजन बहुत अधिक होता है, क्योंकि पानी की गति तेज होती है। जैसे जैसे ये नदियां प्लेन्स में प्रवेश करती हैं, इनका फ्लो धीमा हो जाता है और ये अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को जमा करने लगती है। इसी प्रोसेस के कारण मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स और फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। अंत में जब ये नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, जो बहुत फर्टाइल होते हैं। अगर हम रिवर कोर्स को तीन भागों में समझें, अपर, मिडिल और लोअर कोर्स, तो अपर कोर्स में व शेप्ड वैलीज बनती है, मिडिल कोर्स में मियांडर्स और फ्लड प्लेन्स बनते हैं और लोअर कोर्स में डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि नदी किस तरह लैंड को शेप देती है। अब सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इंडस नदी का ओरिजिन लेक मानसरोवर, तिब्बत के पास होता है। ये नदी लद्दाख से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करके अरेबियन सी में गिरती है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर है, जो इसे बहुत लंबी नदी बनाती है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, बीज, रवि, चिनाब और झेलम। ये नदी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इरिगेशन के लिए।
इसके जल का उपयोग एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब बात करते हैं भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी यानी गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा की एक खास विशेषता है इसका जेंटल स्लोप, यानी इसका ढाल बहुत कम होता है, लगभग 1 मीटर प्रति 6 किलोमीटर। इसी कारण यह नदी बहुत बड़े बड़े मियांडर्स बनाती है। गंगा नदी अपने साथ बहुत अधिक फर्टाइल सॉइल लाती है, जिससे उत्तर भारत का विशाल मैदान बहुत उपजाऊ बन जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर बहुत विकसित है। अंत में गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, जो अपनी शक्ति और जल की मात्रा के लिए जानी जाती है। इसका ओरिजिन तिब्बत में होता है, जहां इसे सैंगपो कहा जाता है। ये नदी पहले ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और बाद में असम के मैदानों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे खास विशेषता है कि यह बहुत अधिक वाटर और सिल्ट लेकर चलती है। इस कारण यह नदी ब्रेडेड चैनल्स बनाती है, यानी इसकी कई धाराएं बन जाती है। इसके अलावा यह नदी रिवर आइलैंड्स भी बनाती है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत उपयोगी है, लेकिन यह असम में बार बार फ्लड्स भी लाती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। इस प्रकार हिमालयन रिवर्स न केवल पावरफुल और विशाल है, बल्कि ये भारत के लैंडफॉर्म्स को शेप देने, फर्टाइल प्लेन्स बनाने और मानव जीवन को सस्टेन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, अब हम भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी प्रणाली यानी पेनिनसुलर रिवर्स को समझेंगे। ये नदियां हिमालयन रिवर्स से काफी अलग होती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये नदियां सीजनल रिवर्स होती हैं, यानी इनका फ्लो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। ये मुख्य रूप से रेनफॉल पर डिपेंड करती है, इसलिए बरसात के समय इनमें पानी अधिक होता है और गर्मियों में इनका जल स्तर कम हो जाता है। इन नदियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनका कोर्स रिलेटिवली छोटा और शैलो होता है। ये नदियां पुराने और कठोर हार्ड रॉक सरफेस पर बहती हैं, इसलिए ये अपना रास्ता आसानी से नहीं बदलती। हिमालयन रिवर्स की तरह इनमें इरोजन कम होता है, क्योंकि इनका फ्लो कंपैरेटिवली धीमा होता है। यही कारण है कि इनका फ्लो पैटर्न काफी स्टेबल रहता है। अगर हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की तुलना करें, तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल, लंबी और अधिक सिल्ट लेकर चलने वाली होती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल, छोटी और हार्ड रॉक पर बहने वाली होती है। ये कंपैरिजन हमें दोनों रिवर सिस्टम्स की नेचर को अच्छे से समझने में मदद करता है। अब हम इन नदियों के मुख्य उदाहरण देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्ण, महानदी और कावेरी। इनमें से गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। इन नदियों की एक खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर नदियां ईस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं, यानी ये पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और अंत में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। जब ये नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, जो बहुत उपजाऊ होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत कुछ नदियां वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, जिन्हें हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, तो इनमें मुख्य रूप से नर्मदा और तापी शामिल है। ये नदियां अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। इनकी एक खास विशेषता यह है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्टुअरीज बनाती है। इसका कारण ये है कि इनका फ्लो तेज होता है और ये सेडिमेंट को जमा करने के बजाय समुद्र में ले जाती है। अब हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं, नर्मदा रिवर। इसका ओरिजिन अमरकंटक हिल्स से होता है। ये नदी एक विशेष प्रकार की घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है, जो इसे यूनिक बनाती है। नर्मदा अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जानी जाती है, जैसे मार्बल रॉक्स और धूधर फॉल्स, जो बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स की सबसे बड़ी नदी यानी गोदावरी रिवर की बात करते हैं। गोदावरी का ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, जो इसे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये नदी भी ईस्ट डायरेक्शन में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी का ड्रेनेज बेसन भी बहुत बड़ा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसकी विशालता और महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है,
यानी दक्षिण भारत की गंगा। इस प्रकार पेनिनसुलर रिवर्स भले ही हिमालयन रिवर्स जितनी विशाल और शक्तिशाली न हो, लेकिन ये भारत के दक्षिणी भाग में जीवन, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों, अब हम एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, जिसे हम लेक्स कहते हैं। लेक्स यानी झीलें पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थिर जल के बड़े स्रोत होते हैं, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम किसी झील को देखते हैं तो हमें केवल पानी का एक शांत सरफेस दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह एक पूरा इकोसिस्टम होता है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधे रहते हैं। झीलों को उनके निर्माण के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल लेक्स, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनती हैं। ये लेक्स ग्लेशियल एक्शन, टेक्टोनिक एक्टिविटी या रिवर प्रोसेसेस के कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बनी है। इसी तरह कुछ लेक्स ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं और कुछ नदियों के मार्ग बदलने से, जैसे ऑक्सबो लेक्स। दूसरे प्रकार की झीलें हैं आर्टिफिशियल लेक्स, जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ये लेक्स आमतौर पर डैम्स के निर्माण से बनती हैं, जैसे गोविंद सागर लेक, जो बहाकर दम के कारण बनी है। इन झीलों का मुख्य उद्देश्य वाटर स्टोरेज, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। अब बात करते हैं सॉल्ट वाटर लेक्स की, जिनमें पानी खारा होता है। इसका कारण ये है कि इनमें पानी का आउटलेट नहीं होता, जिससे सोल्ट्स जमा होते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांभर लेक, जो भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रकार है लगून लेक्स, जो कोस्टल एरियाज में बनती है। ये समुद्र के किनारे रेत या बैरियर के कारण अलग हो जाती है, जैसे चिलिका लेक और पुलिकट लेक, जो बहुत प्रसिद्ध लगून लेक्स है। ये लेक्स बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और माइग्रेटरी बर्ड्स का हैबिटेट भी होती है। अगर हम लेक्स के फॉर्मेशन को समझें तो ये कई कारणों से बन सकती हैं, जैसे ग्लेशियर्स के पिघलने से, टेक्टोनिक मूवमेंट से, रिवर्स के बदलते मार्ग से, विंड एक्शन से और ह्यूमन एक्टिविटीज से। ये हमें दिखाता है कि लेक्स का निर्माण एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेस है। अब हम लेक्स के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले लेक्स रिवर फ्लो को रेगुलेट करती है, यानी वे पानी के प्रवाह को संतुलित करती है। जब अधिक बारिश होती है तो लेक्स एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिससे फ्लड्स को रोकने में मदद मिलती है। दूसरा, लेक्स सूखे के समय वाटर सप्लाई को बनाए रखती है, यानी जब रेनफॉल कम होता है तब ये स्टोर्ड वाटर लोगों और एग्रीकल्चर के काम आता है। तीसरा, लेक्स टूरिज्म और रिक्रिएशन को बढ़ावा देती है। लोग इनकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं, जिससे इकोनॉमी को भी फायदा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेक्स इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है और अनेक जीवों के लिए हैबिटेट प्रदान करती है। इस प्रकार लेक्स केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि ये नेचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और मानव जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। बच्चों, अगर हम ध्यान से समझें तो नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास हमेशा नदियों के किनारे ही हुआ है, जहां पानी, उपजाऊ भूमि और ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल जाती थी। और यही कारण है कि आज भी भारत जैसे एग्रीकल्चरल कंट्री में नदियों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन खेती पर डिपेंड करती है और इरिगेशन के लिए नदियों का पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे क्रॉप्स को सही समय पर पानी मिलता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके साथ ही नदियों पर बने बड़े डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में मदद करते हैं, जहां फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है, जो इंडस्ट्रीज, सिटीज और विलेजेस की जरूरतों को पूरा करती है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नदियां नेविगेशन के लिए भी उपयोगी होती हैं, जो एक सस्ता और इफेक्टिव माध्यम है, विशेषकर भारी सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा नदियां डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का भी मुख्य स्रोत है, जहां से लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग और इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन के लिए पानी मिलता है। साथ ही फिशरीज के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी लाइवलीहुड नदियों पर डिपेंड करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने वाली लाइफलाइन है, और इसलिए इनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
बच्चों, अब हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे जो आज हमारी नदियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी है, और वह है रिवर पोल्यूशन। क्योंकि जिस तरह नदियां हमें जीवन देती है, उसी तरह अगर वे प्रदूषित हो जाएं, तो वही जीवन के लिए खतरा बन जाती है। और इस पोल्यूशन के पीछे कई कारण हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहां फैक्ट्रीज अपने टॉक्सिक केमिकल्स को बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में छोड़ देती हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज भी एक बड़ा कारण है, जहां शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे वाटर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। और एग्रीकल्चरल केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी बारिश के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, जिससे पोल्यूशन और बढ़ जाता है। साथ ही बढ़ती अर्बनाइजेशन के कारण वेस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो अंततः नदियों को प्रभावित करती है। इस पोल्यूशन के इफेक्ट्स भी बहुत गंभीर होते हैं, क्योंकि इससे पानी की क्वालिटी गिर जाती है और वह पीने योग्य नहीं रहता। एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है, जिससे फिश और अन्य जीव मरने लगते हैं, और यह ह्यूमंस के लिए भी हेल्थ हैजर्ड्स पैदा करता है, जैसे बीमारियां और इन्फेक्शंस। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार ने गंगा एक्शन प्लान 1985 और नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जैसे कई कदम उठाए हैं। लेकिन केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, जब तक हम सभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। इसलिए हमें ये समझना होगा कि नदियां हमारी लाइफलाइन है, और इन्हें साफ रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ जल मिल सके। बच्चों, अगर हम पूरे चैप्टर को ध्यान से समझें, तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ड्रेनेज सिस्टम पृथ्वी की जियोग्राफी का एक फंडामेंटल हिस्सा है, जो न केवल लैंडफॉर्म्स को शेप देता है, बल्कि इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि नदियां और झीलें ही वह माध्यम है जिनसे पानी का संतुलन बना रहता है और जीवन संभव हो पाता है। भारत का ड्रेनेज सिस्टम इसकी फिजिकल डाइवर्सिटी को दर्शाता है, जहां हिमालयन रिवर्स पेरेनियल और डायनामिक होती हैं, जो पूरे साल बहती हैं और लगातार लैंड को बदलती रहती है। वहीं पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल और स्टेबल होती हैं, जो अपने शांत और स्थिर फ्लो के लिए जानी जाती है। लेकिन दोनों ही प्रकार की नदियां अपने अपने तरीके से देश की जियोग्राफी और इकोनॉमी में योगदान देती हैं। इसके साथ ही हमें ये समझना चाहिए कि रिवर्स और लेक्स केवल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि ये हमारी सिविलाइजेशन की लाइफलाइंस हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज इंक्रीजिंग पोल्यूशन और ओवरयूज के कारण ये जल संसाधन गंभीर खतरे में है, जिससे फ्यूचर जनरेशंस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वाटर रिसोर्सेज का सही और रिस्पॉन्सिबल यूज करें और उनका कंजर्वेशन करें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव हो सके। और अंत में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ड्रेनेज सिस्टम को समझना केवल एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस और नेचर के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।